मैं डॉक्टर चंद्रेश पारिक और एक बार फिर से सेकेंड ईयर के विद्यार्थियों के लिए हम बात करते हैं लिमिटेशंस ऑफ वीबीटी अर्थात वीबीटी की कमियां। तो आइए वन बाय वन हम बात करते हैं वीबीटी की कमियों की। तो हम वीबीटी की कमियों की बात करते हैं। देखिए, कोई भी सिद्धांत हो वो अपने आप में कभी भी पूर्ण नहीं होता। वीबीटी में बहुत अच्छाइयां भी थी, सिंपल था, उसने कॉम्प्लेक्सेस और मेटल लिगेंड के बॉन्ड को सबसे पहले अच्छे से समझाया। समझाने के बाद में हाइब्रिडाइजेशन को रखा, ज्योमेट्री उसकी कैसी होगी, शेप कैसी होगी, इसके बारे में अच्छे से जानकारी दी, स्टेबिलिटी के बारे में भी बताने की पूरी कोशिश की। लेकिन उसके बावजूद वीबीटी में कुछ कमियां रही हैं। अब वे कमियां कौन सी हैं? क्योंकि इसके ऊपर हमेशा एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे जाते रहे हैं, यहाँ तक कि थर्ड ईयर तक, बीएससी थर्ड ईयर तक में ये क्वेश्चंस पूछा जाता रहा है कि वीबीटी की कमियों को रेखांकित कीजिए। तो हम अगर आगे बढ़ना चाहते हैं तो पहले हमें वीबीटी की कमियों को देखना होगा, ताकि हम उन कमियों को ध्यान में रखकर फिर अगले कॉन्सेप्ट जिस जिस सीएफटी की बात हम करना चाहेंगे। तो देखिए, सबसे पहली कमी क्या है? इट डज नॉट एक्सप्लेन द कलर ऑफ द कॉम्प्लेक्स। यद्यपि वीबीटी ने बहुत सारी अच्छाइयां थी और कॉम्प्लेक्सेस के बारे में बहुत सारी जानकारियां दी, लेकिन अब भी वो कलर की अच्छे से जानकारी नहीं दे पाया। ना तो वो ये समझा पाया कि कुछ एक ही मेटल के कॉम्प्लेक्सेस कलर में गहरे होते हैं, तो कुछ बहुत लाइट कलर के होते हैं, कुछ कलर लेस हो जाते हैं। तो ये जो कॉम्प्लेक्स के जो इतने इतने अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट में कलर होते हैं, या फिर अलग अलग लिगेंड के साथ में कलर आते हैं, तो ये कलर क्यों जनरेट होता है, इतनी विभिन्नताएं उस कॉम्प्लेक्स में क्यों है, इसकी व्याख्या वीबीटी नहीं कर सकी। लिमिटेशन ऑफ वीबीटी या फेलियर नंबर 2, हम किसी भी कॉन्सेप्ट को फेल नहीं कहते। ऐसा नहीं है कि वीबीटी हम कह देंगे कि वीबीटी फेल हुई है, बल्कि हम ये कहेंगे कि ये इनकी कमियां हैं, ड्रॉबैक्स हैं। तो हम यहाँ पर फेलियर की बात नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पर बात कर रहे हैं लिमिटेशंस की या ड्रॉबैक्स की। कमी नंबर 2 है, इट कंसिडर्स ओनली द स्पिन ओनली मैग्नेटिक मूवमेंट and does not consider the other components of magnetic movement। इसका मतलब क्या रहा? ये जब इसने पैरामैग्नेटिक नेचर को कैलकुलेट किया था ना, तो आपको ध्यान हो हमने फॉर्मूला क्या रखा था? म्यू स्पिन ओनली फॉर्मूला, म्यू एस इज इक्वल्स टू, फॉर्मूला था अंडर रूट एन प्लस 2 और मैग्नेटोन। तो अब क्वेश्चन यही हुआ कि इसने म्यू एस, यानी कि म्यू एस का मतलब होता है स्पिन ओनली फॉर्मूला। तो बात ये होती है कि इसने स्पिन को ही कंसीडर क्यों किया? क्योंकि इलेक्ट्रॉन की तो दोनों प्रकार की मोशन है, ऑर्बिटल मोशन भी होती है, स्पिन भी होती है। तो व्हाट अबाउट दिस एल? उसने एस को लिया है लेकिन एल को इग्नोर किया है। वीबीटी इसे एक्सप्लेन करने में बिल्कुल असफल रही है। तो हम कहते हैं कि ये अपने आप में एक कमी हुई कि आप म्यू स्पिन ओनली का ही फॉर्मूला यूज में क्यों ले रहे हैं। नेक्स्ट, it does not provide a quantitative explanation as to why certain complexes are inner orbital and the others are outer orbital complexes for the same metal। अब देखिएगा, ये वही पॉइंट है जिसके ऊपर शायद आप सबसे ज्यादा परेशान रहे होंगे। हमने जब इसके पोस्टुलेट्स की बात की थी तो हमने कहा था मेटल के दो प्रकार के से हाइब्रिडाइजेशन होता है। एक कंडीशन में n-1d ns और np प्रकार के ऑर्बिटल्स हाइब्रिडाइज होते हैं। इन्हें हमने कहा था, इन्हें नाम दिया था, क्या कहा था हमने? इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस। और दूसरे केस में कैसा होगा? ns np के साथ में बाहर वाला हो जाता है nd। ये n-1d नहीं है, ये
कौन सा है, एनडी है। तो ये एनडी कहाँ है, बाहर से काम में लिया है, इसलिए इसे हम कहते थे आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस। अब बात ये हुई कि सर ये क्या बात हुई, कभी आप अंदर के ऑर्बिटल काम में लेते हो, कभी आप बाहर के ऑर्बिटल काम में लेते हो। जैसे हमने एग्जांपल लिया है कि हमारे पास में मान लीजिए कॉम्प्लेक्स आया FeCN6 माइनस का 4 हेक्सासाइनोफेरेट। इसी तरह से उसी आयरन का उसी ऑक्सीडेशन स्टेट में हम लेते हैं FeF6 माइनस का 4। दोनों ऑक्टाहेड्रल हैं, दोनों के ऊपर चार्ज सेम, ऑक्सीडेशन स्टेट सेम है, सिर्फ लिगेंड में चेंज आया। लेकिन फिर भी पहले वाले केस को हम क्या कहते हैं, लो स्पिन, या हम कहते हैं कि वो तो हो गया डायामैग्नेटिक। तो ये वाला जो कॉम्प्लेक्स है साइनाइड वाला, ये डायामैग्नेटिक है, और दूसरा वाला जो है ना वो पैरामैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स या हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स होता है। तो पहले वाला इनर ऑर्बिटल है और साथ में डायामैग्नेटिक है, और दूसरे वाला क्या है कि पैरामैग्नेटिक होने के अलावा वो आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स कहलाता है। तो इससे वीबीटी एक्सप्लेन करने में पूरी तरह से असफल रहा कि आखिरकार क्यों कभी आप एक ही मेटल के दो अलग अलग कॉम्प्लेक्सेस को अपने ही बेस के ऊपर इनर और आउटर नाम देते हो, और फिर पूरी तरह से एक्सप्लेन भी वीबीटी नहीं कर पाई कि वो ऐसा क्यों कर रही है। नेक्स्ट, नो डिस्टिंक्शन बिटवीन वीक एंड स्ट्रॉन्ग लिगेंड। आपको ध्यान हो तो लास्ट में हमने बात कही थी कि कुछ लिगेंड कौन से थे, CO, CN-, NH3, इनको कहा था ये स्ट्रॉन्ग है, इतने स्ट्रॉन्ग है कि इलेक्ट्रॉन्स को पेयर कर देते हैं, तो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस डायामैग्नेटिक में कन्वर्ट हो जाता है। कुछ लिगेंड फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, ये ऐसे, या फिर वाटर, ये वीक प्रकार के लिगेंड हैं, और ये क्या करते हैं, ये उनको अनपेयर को पेयर नहीं करते, तो ये वीक हैं। तो वीबीटी इनके बीच में कोई डिस्टिंक्शन नहीं कर पाई कि कब लिगेंड, कब और क्यों लिगेंड स्ट्रॉन्ग और वीक होगा। तो इस तरह से ये भी इसकी एक कमी थी। और लास्ट में कमी आती है, it does not give a quantitative interpretation of the thermodynamic or kinetic stability of coordination compound। अर्थात वीबीटी मेटल लिगेंड के बीच में जितने भी कॉम्प्लेक्सेस बने हैं उनकी स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन करने के लिए कोई भी ऊष्मा गतिकीय रीजन या काइनेटिक, उसके काइनेटिक स्टेबिलिटी कैसी होगी उस स्टेट, देखिए स्टेबिलिटी दो तरह की होती है, थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी और काइनेटिक स्टेबिलिटी, लेकिन वीबीटी इन दोनों ही कमियों की व्याख्या करने में असफल रही है। इस तरह से और भी छोटी छोटी सी कमियां हैं जिनके बारे में बात की जा सकती है, लेकिन फिर भी हम कहते हैं कि इसकी जो मुख्य कमियां हैं वो ये है कि एक तो ये कलर की व्याख्या अच्छे से नहीं कर पाई, दूसरा ये था म्यू स्पिन ओनली फॉर्मूले को काम में लेती है, तीसरा इनर और आउटर कॉम्प्लेक्स की मैन्युफैक्चरिंग कब और क्यों और कैसे होगी इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाई। इसी तरह से वीक और स्ट्रॉन्ग लिगेंड के बीच में कोई डिस्टिंक्शन नहीं है कि कब एक ही मेटल से जुड़े हुए लिगेंड कब वीक हो जाते हैं, कब स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे, और ऐसा क्यों होगा, इसको भी एक्सप्लेन करने में सफल नहीं हो पाई। और साथ में उन कॉम्प्लेक्सेस की स्टेबिलिटी की व्याख्या भी वीबीटी नहीं कर पाई। और एक और कमी होती है वो ये कि वीबीटी ने क्या किया, मेटल और लिगेंड के बीच के जो बॉन्ड को है ना 100% कोवेलेंट नेचर का एक्सप्लेन किया या उसे बताया, जबकि कोई भी बॉन्ड ना तो 100% कोवेलेंट नेचर का होता है और ना ही 100% आयनिक नेचर का हो सकता है। कदाचित आगे जाकर CFT ने भी इसी तरह की गलती की थी कि उसने मेटल और लिगेंड के बॉन्ड को 100% आयनिक मान लिया था। तो इस तरह से हम कहते हैं कि वीबीटी में बहुत अच्छाइयां होने के बावजूद और कॉम्प्लेक्स की नेचर को अच्छे से एक्सप्लेन करने के बावजूद भी कमियां
रही हैं। उम्मीद करता हूं आपको अच्छे से समझ में आया होगा। जाते जाते इसकी एक कमी की और बात कर लेते हैं कि कार्बन की टेट्रावैलेंसी को भी वीबीटी अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाया। देखिए कार्बन टेट्रावेलेंट होता है, अब वो टेट्रावेलेंट है और वो ऐसा क्यों है, इसकी व्याख्या करने में भी वीबीटी असफल रही है, कहीं कहीं कमी रही है। तो कमियां बहुत सारी हैं, लेकिन हमने उन चुनिंदा कमियों की ही बात की है। उम्मीद करता हूं आपको वीबीटी की कमियां समझ में आई होगी। थैंक यू।